Hi dear students, I hope you all are doing well. Or as I had promised that we are doing our PYQ series of geography. Soon मैं लेके आऊंगा आपके लिए पॉलिटी के भी PYQs. तो अभी फिलहाल हम अपनी ज्योग्राफी की दो तीन वीडियो बना चुके हैं. जैसे पहली हमारी वीडियो थी वो गई थी ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स एंड द अर्थ, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स. फिर हमने दूसरी वीडियो बनाई द कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर अराउंड हमने 60-70 क्वेश्चन डिस्कस किए. देन आई मेड क्लाइमेटोलॉजी, उसके अंदर भी अराउंड 60-70 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक ऑफ पीवाईक्यू. दिस इज ओशनोग्राफी. अब ओशनोग्राफी के अंदर मैंने जब पूरा पीवाईक्यू को एनालाइज किया, आई हैव फाउंड दैट देयर आर ओनली सर्टेन क्वेश्चंस एंड सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए हैं यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के अंदर. और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विद इन लास्ट 30 years आई हैड एक्सपीरियंस नियर अबाउट 60 to 70 क्वेश्चंस. जहां क्लाइमेटोलॉजी में अराउंड 190 क्वेश्चंस, 195 क्वेश्चन, जियोमॉर्फोलॉजी में अराउंड 130 क्वेश्चंस, वहां ओशनोग्राफी में मैक्स टू मैक्स 60-70 क्वेश्चन गए हैं, इंक्लूडिंग ऑल यूपीएससी, सीएससी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, ऑल इंक्लूडेड हेयर. तो अब हम उन्हीं क्वेश्चंस में से जो सबसे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे. एंड इन द एंड आई हैड सम कॉन्सेप्ट्स जो आपको पता होना चाहिए फ्रॉम ओशनोग्राफी सो दैट यू कैन क्लिक योर आंसर्स वेरी इजीली इन अपकमिंग एग्जाम्स. सो यस, लेट्स बिगिन एंड हियर वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. द टेम्परेचर contrast between continent and the ocean is greater during the summer than winters. अब मैं एज एन स्टूडेंट आपको ये सारी बातें समझाऊंगा, एज एन टीचर हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे. जैसे मैं एक स्टूडेंट की तरह सोचता था अपने टाइम पे, वैसे ही मैं आपको बताता हूँ कि पहली लाइन को कैसे डिकोड करना है हमको. फॉर एग्जाम्पल, द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड द ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग द समर. कह रहा है जो टेम्परेचर है, ठीक है, किस किस का, बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड ओशन, उनके बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत ज्यादा होता है समर्स के अंदर. ठीक है, अब कॉन्ट्रास्ट को मैं एक रेंज मान लूं. कह रहा है ओशन एंड जो आपका कॉन्टिनेंट है, इन दोनों के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशंस आता है समर के महीने में. ये पहली लाइन है. दूसरा, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड. वो कह रहा है जो वाटर का स्पेसिफिक हीट है वो लैंड से बहुत ज्यादा होता है. अब एक क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है यहाँ पे. बिकॉज ऑफ दिस सिंगल वर्ड यू विल नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. दैट्स व्हाई फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पेसिफिक हीट हियर. अब स्पेसिफिक हीट को समझने के लिए हम पहले जंप करते हैं अपने आंसर्स पे, उनको चलो थोड़ी देर में देखेंगे. देखो क्या कह रहा है, व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक हीट, so water has much higher specific heat capacity than soil or the rock. अब specific heat का मतलब है मुझे पानी को गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने की आवश्यकता है. If I give more and more temperature, then only we will experience the oceanic water is getting warmer. क्योंकि हमने बेसिक फिनोमेना ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा है, इवन इन क्लाइमेटोलॉजी, ऑल्सो इन ओशनोग्राफी, दैट लैंड हीट्स अप वेरी फास्ट एंड कूल्स डाउन वेरी फास्ट. उसी के रिलेशन में जो हमारा ओशन होता है ये बहुत देर में गर्म होता है और बहुत देर में ठंडा होता है. अगर ये बेसिक बात आपको याद है तब आप इस क्वेश्चन को एक एग्जाम के अंदर बैठ के कर सकते हो. जहां पे आप कंफ्यूज होंगे वो एक वर्ड कॉन्ट्रास्ट का होगा और एक स्पेसिफिक हीट का होगा. बोथ द वर्ड आई हैव एक्सप्लेन्ड. अगर आप वीडियोस को देख रहे हो तो आप आंसर को आप निकाल सकते हो, बट येट हम डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. क्यों इनकरेक्ट है, लेट्स सी दिस. क्या कह रहा है, द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड द ओशन इज एक्चुअली ग्रेटर ड्यूरिंग द विंटर देन इन समर. इसका मतलब क्या है, ओशन एंड कॉन्टिनेंट के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ विंटर्स, ठीक है, नॉट इन द मंथ ऑफ समर. अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ. अब मैं आपको बहुत लॉजिकल समझा रहा हूं चीजें. इन लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस आइसोथर्म्स, और आइसोथर्म में जो बहुत ज्यादा डेविएशन आता है बेटा, जब कॉन्टिनेंट 0 पे था तो ऊपर देखो ओशन कितना ज्यादा गर्म था. मतलब जब कॉन्टिनेंट बहुत ठंडे थे
तो ओशन बहुत गर्म था। तो जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होता है वो हमें जनवरी के महीने में ज्यादा दिखाई देता है एज कंपेरिजन टू द मंथ ऑफ जुलाई, क्योंकि जुलाई के महीने में ओशन एंड द कॉन्टिनेंट बोथ एक्सपीरियंस द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट, एंड दोनों के बीच में जो टेम्परेचर होता है उसमें ज्यादा कॉन्ट्रास्ट देखने को नहीं मिलता हमको। बट इन द मंथ ऑफ विंटर्स द कॉन्टिनेंट्स बिकम मोर कूलर एज कंपेरिजन टू द पैसिफिक ओशन और द अटलांटिक ओशन, hence why the difference between the temperature range is very high in the month of winters, not in summer। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे गलत हो गया। अब देखो क्या है, ड्यूरिंग विंटर लैंड सरफेस कूल डाउन मच फास्टर, ठंड के महीने में जमीन बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, मोर सिग्निफिकेंटली देन द ओशन ड्यू टू द लो स्पेसिफिक हीट, क्योंकि जो हमारी ओशन है उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, पानी के में गर्मी को होल्ड करने का पोटेंशियल ज्यादा है, और हमारी जो जमीन है उसके कंपेरिजन में बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाती है। ठीक है जी, दिस क्रिएट्स अ मैसिव टेम्परेचर गैप बिटवीन फ्रीजिंग इंटीरियर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइक सर्बिया नॉर्थ अमेरिका। कह रहा है इसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स के अंदर फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है, बट उसी के टाइम पे अगर आप देखोगे ओशंस के अंदर तो पानी गर्म होता है। आइसोथर्मल एग्जांपल दिया था, here we can easily relate with this। next, while land does heat up faster and differences is often less extreme than the deep cold। देखो जाहिर सी बात है, अगर हम गर्मी के महीनों में देखते हैं तो वही से सरफेस टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड द कॉन्टिनेंट दोनों का टेम्परेचर वही 26 27 28 तक 26 तक पहुंच जाता है ऑन एन एवरेज। अब दूसरा आपने देख लिया है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि देखो द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड। हाँ, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, दूसरा बिकम द राइट ऑप्शन। सो डी कुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद विद द रेफरेंस टू द ओशन मीन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। देखो ओशन मीन टेम्परेचर क्या है पहले उसको देखते हैं। ओशन के मीन टेम्परेचर को जो हम देखते हैं दैट इज 26 डिग्री ऑफ सेल्सियस, मतलब किसी भी ओशन की अगर हम बात करें तो उसका जो मेन टेम्परेचर है सरफेस का उसको हम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच लेके चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज 26 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ओएमटी इज मेजर अप टू अ डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म व्हिच इज 129 मीटर इन द सदर्न वेस्टर्न इंडिया ओशन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी एंड मार्च। देखो ये तो बात फिक्स हो गई कि ओशन मीन टेम्परेचर जो होता है वो 26 हम मेजर करते हैं, बट जो डेप्थ होती है ना इट इज नॉट सर्टेन, इसको हम फिक्स नहीं रखते। तो डेप्थनेस में यहाँ पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन को के साथ थोड़ा सा लॉजिकल ब्लफ किया है, तो यहाँ पे मैंने ये चार्ट लगाया, इसको एक बार देखेंगे। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है, इंडीड 26 डिग्री सेल्सियस जो है वो एक स्टैंडर्ड है ओशन मीन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, बट जो क्वेश्चन में 129 मेंशन किया गया है ये एक इनएक्यूरेट फैक्ट बनता है। क्यों? क्योंकि in the southern western Indian Ocean during the January and March 26 degree isotherm typically ranges between 50 to 100 meter, not 129 meter। इसका मतलब जो एनुअल डेप्थ हमारी होती है वो कितनी होती है, वो 50 से 100 मीटर के बीच में होती है, इट इज नॉट 129 मीटर। तो इससे फैक्ट पता लग जाता है कि हमारा पहला स्टेटमेंट जो हो गया वो हो गया गलत। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, OMT collected during January and March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long term of period। बिल्कुल सही बात है, जनवरी और मार्च में जो ओशन मीन टेम्परेचर हम कलेक्ट करते हैं ये निश्चित तौर पे हमको ये बताती है कि आने वाला जो हमारा मॉनसून है वो कैसा होने वाला है। अगर आप न्यूज को फॉलो अप करते होंगे तो यू हैव सीन दिस कि भाई अभी लोगों ने प्रिडिक्ट किया है कि मॉनसून ड्राई होने वाला है, जनवरी के महीने में प्रिडिक्शन कैसे हो गई, मार्च के महीने में प्रेडिक्शन कैसे हो गई, इसके लिए जो हेल्पफुल टूल है वो है ओशन मीन टेम्परेचर। बात क्लियर हो जाती है इतनी। अब इससे आप कह सकते हो द सेकंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट व्हाइल द फर्स्ट स्टेटमेंट वाज इंडीड हाफ करेक्ट बट हाफ इट वाज नॉट करेक्ट, दैट्स व्हाई इट्स बिकम इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। टाइड अकर्स इन द ओशन एंड सी ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग। हमें सी और ओशंस में टाइड देखने को मिलते हैं, इनकी वजह क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एब्सोल्युटली करेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एब्सोल्युटली करेक्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ एब्सोल्युटली करेक्ट। हमें हर स्टेटमेंट में जाना है। लीजिए एक और क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी का है बट ओशनोग्राफी के अंदर था तो इसको डिस्कस करना पड़ता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द कोरल्स इन इंडिया, इनमें की कौन कौन सी लोकेशंस पे हमें कोरल्स देखने को मिलेंगे। तो लॉजिकली जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत भी कोरल्स के बारे में स्टडी किया है तो उनको पता है कि भाई जो कोरल्स हैं गल्फ ऑफ कच्छ, पूरा कोंकण कोस्ट है वहां देखने को मिलते हैं हमको। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार का जो बेल्ट है वहां पाक स्टेट के आसपास देखने को मिलते हैं। हमें अंडमान निकोबार तो पूरे कोरल आइलैंड्स के तौर पे देखने को मिलते हैं। सुंदरबन का जो रीजन है यहाँ थोड़े बहुत कोरल्स हैं बट अमाउंट ऑफ कोरल्स यहाँ ज्यादा नहीं है। उसकी वजह क्या है, बिकॉज द डेल्टा रीजन, और कोरल्स को बनने के लिए एक सर्टेन क्लाइमेट, एक सर्टेन कंडीशंस चाहिए जो फ्रेश वाटर के इन्फ्लेक्स से पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वहां पे कोरल सस्टेन नहीं कर पाते फॉर द लॉन्ग टर्म। हेंस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इफ आई इग्नोर the option number 4 then 1 2 and 4 3 become the right answer for this question. The most important fishing grounds of the world are found at the region where, कह रहे दुनिया में सबसे अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स हमें कहां देखने को मिलते हैं। दैट इज वेरी बेसिक, जो आपने जितनी बार भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, किसी भी टीचर से पढ़ी होगी, उसने आपको ये बात बेसिक फैक्ट बताया है, जहां पे टू डिफरेंट फ्रंट्स ऑफ वाटर आर कंबाइनिंग, वहीं पे कन्वर्ट जहां होते हैं वहां पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, अच्छे खासे फिशिंग ग्राउंड। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए एक सर्टेन एग्जांपल दूं तो ये कह सकते हो जहां पे वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट मिलते हैं वहां ये देखने को मिलेगा। अब यहां फैक्ट देखो, जहां वार्म एंड कोल्ड करंट कनेक्ट हो रहे हैं, एक तो देखो गल्फ स्ट्रीम में लेब्राडोर करंट, एक तो ये रीजन मिल सकता है हमें अच्छा फिशिंग ग्राउंड के तौर पे। कुरुशियो एंड ओयाशियो का रीजन है, हमें यहां देखने को मिल सकता है। और कहीं पे कोल्ड एंड वार्म, देखिए यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड एंड ब्राजीलियन आइलैंड आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो शायद यहाँ पे। तो दुनिया के ये तीन बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जहां पे हमको देखने को मिलते हैं क्या, फिशिंग ग्राउंड्स। और ये हमारी वो लाइन जो हमें एग्जाम के लिए याद करनी है, द नॉर्थ ऑफ जापान, मतलब इस पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहा है, वेयर द वार्म कुरुशियो एंड कोल्ड कमचटका करंट मीट्स विद ईच अदर, दैट इज आल्सो नोन एज ओयाशियो करंट, वहां पे the Grand Bank of Newfoundland where the North Atlantic Drift encounter with the Labrador Current, ये रहा। the sea around the Iceland and the North Atlantic Drift, मतलब थोड़े बहुत यहां भी कह रहा है वो। तो जहां आप पर्टिकुलरली वार्म एंड कोल्ड करंट को मिलते हुए देखते हो वहीं पे हमारे सबसे अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, रोटेशन ऑफ अर्थ, एयर प्रेशर ऑफ विंड, डेंसिटी ऑफ वाटर, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, which among the following factor influences the oceanic currents, ओशनिक करंट्स को इनमें से कौन इन्फ्लुएंस करता है। रोटेशन करता है कोरियोलिस फोर्स, बिल्कुल जी। एयर प्रेशर बिल्कुल जी करेगा। डेंसिटी बिल्कुल करेगी। रेवोल्यूशन बिल्कुल करेगा, रेवोल्यूशन से टाइड्स क्रिएट होते हैं, एपीहीलियन पेरिहीलियन। सो हियर अगर हम रेवोल्यूशन को सर्टेन फिगर ना माने, क्योंकि रेवोल्यूशन से एपीहीलियन पेरिहीलियन की सिचुएशन तो क्रिएट हो रही है, तो अब यहां पे हम बात कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर हम देखें तो 1 2 3 तो एब्सोल्यूट आंसर बन जाते हैं और 1 2 3 4 चारों किसी में है नहीं, सो दैट्स व्हाई द राइट आंसर विल बी 1 2 3। बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया द नेविगेशन टाइम एंड द डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है ईस्ट एशिया और इंडिया के बीच में अगर हमें नेविगेशन टाइम को खत्म करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है उसके लिए। अब ऑप्शन पहला क्या दे रहा है, डीपनिंग द मलक्का स्ट्रेट बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में जो मलक्का स्ट्रेट है उनको डीपेन करना है और गहरा कर देना है। भाई अगर किसी स्ट्रेट को आप गहरा कर दोगे तो उससे ना स्ट्रेट जो होगी वो चौड़ी तो नहीं हो जाएगी, ठीक है जी। और अगर चौड़ी हो भी जाती है तो उससे किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाने के लिए टाइम कम नहीं लगेगा, कंजेशन खत्म हो जाएगा। टाइम तो उतना ही लगेगा ना शिप को मूव करने में वहां से। दूसरा क्या है, ओपनिंग द न्यू कैनाल अक्रॉस द कारा इस्थमस बिटवीन द गल्फ ऑफ सियाम एंड द अंडमान सी। अब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैंने यहां पे इस पॉइंट को जानबूझ के ऐड भी किया है। एक बार देखें, जो कारा इस्थमस है वो ये रहा आपका, तो जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है यहां से अगर हम बेसिकली मलक्का स्टेट को क्रॉस करने के लिए हम बेसिकली इस रूट को यूज करते हैं, ये स्टेट ऑफ मलक्का को क्रॉस करने का तरीका है ये। तो पहले ऑप्शन में था कि इसको और चौड़ा कर देते हैं, भाई अगर चौड़ा भी कर दोगे तो गहरा भी कर दोगे तो उससे डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना, तो टाइम उतना ही लगेगा शिपिंग इंडस्ट्री को। अब लॉजिक मत लगाना है कि सर कंजेशन खत्म हो जाएगा, ट्रैफिक खत्म हो जाएगा तो शिप बहुत तेजी से जाएंगी। लॉजिक लगाने को लगा सकते हो बट दैट इज नॉट एब्सोल्यूट पॉइंट फॉर हियर। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक कैनाल बना दूं, नहर बना दूं, तो जाहिर सी बात है जो शिप्स इतनी ट्रेवल करके यहाँ से आ रही हैं, दे विल ट्रेवल फ्रॉम दिस टू दिस एंड डायरेक्टली रीचेस इनटू दिस।
तो यहाँ पे एक कैनाल बनाना हमारे लिए ज्यादा सुटेबल ऑप्शन होगा एज कंपेरिजन टू डीपन एंड वाइडन द स्टेट ऑफ मलक्का। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है, इसे पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्लैनेट अर्थ द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज अमाउंट्स टू अबाउट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। भाई कह रहा है जितना भी भाई पूरा पानी है उसका केवल 1% जो है मीठा पानी हम यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसी बात। ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर फाउंड ऑन द प्लैनेट अर्थ 95 इज बाउंड अप इन द पोलर आइस कैप एंड द ग्लेशियर। कह रहा है जितना भी हमारे पास फ्रेश वाटर है पीने के लिए उसका 95% केवल दो लोगों के पास है, एक है पोलर आइस कैप्स एंड दूसरा ग्लेशियर। अब ये लॉजिक सोचने वाली बात है, मैंने आपको को बताया भी था कि अगर हम सबसे ज्यादा पानी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पानी हमें कुछ अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेगा। मैंने ऑप्शंस लास्ट क्लास में बताया था आपको, पोलर आइस कैप्स, फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर्स, फिर सॉइल मॉइस्चर, फिर एटमोस्फेयर, फिर रिवर स्ट्रीम्स, हर जगह पे है। और सबसे ज्यादा पानी जो है वो ग्राउंड वाटर एंड ग्लेशियर्स में है। तो अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वाइल इट इज ट्रू दैट द मेजॉरिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज लॉक्ड इन द आइस कैप बट द फिगर 95 इज नॉट करेक्ट, इट इज अप्रोक्सीमेटली नियर 69 to 70% which is located in the ice cap and the glacier, rest is located in groundwater, 30% is stored in the groundwater। पता लग गया। तो हमें ये पता लग गया कि दूसरा स्टेटमेंट तो यहाँ गलत हो गया, तो पहला स्टेटमेंट आपका जो है वो सही बन जाता है। The annual range of temperature is greater in the Pacific than in the Atlantic Ocean। ये हमने लास्ट बार डिस्कस भी किया था, तो मैं यहाँ टाइम खराब नहीं कर रहा। एनुअल रेंज जो होता है बहुत ज्यादा होता है किसमें, अटलांटिक ओशन में, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैंड मास अराउंड द अटलांटिक ओशन। साइज बहुत छोटा है, पैसिफिक बहुत बड़ा है एज कंपेरिजन टू अटलांटिक, हेंस जो एनुअल रेंज होता है, लोकल हीट होती है कॉन्टिनेंट्स की, वो इन्फ्लुएंस करती है ज्यादा अटलांटिक को एज कंपेरिजन टू पैसिफिक को। एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द नदर्न हेमिस्फीयर देन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल, क्योंकि नदर कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर है, सदर्न ओशनिक हेमिस्फीयर है, तो जहां लैंड मास होगा वहां का पानी इन्फ्लुएंस होगा किससे, उनकी अपनी स्पेसिफिक हीट से। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओशन करेंट्स आर द स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर। देखो मैं पहले बोल देता हूं, ज्यादा अलर्टनेस में चीजें जानी नहीं, लेकिन ओशन करेंट्स में मैंने बहुत सारे करेंट्स देखे हैं, जिसमें सबसे फ्रीक्वेंट करंट्स में से एक होता है अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से फेमस है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जो स्विफ्ट मूव ऑफ करंट है। तो स्लो मूवमेंट ऑफ करंट जो है ये पॉसिबल तो नहीं है भाई, क्योंकि स्लो मूवमेंट ऑफ करंट एक परमानेंट रियलिटी नहीं बन पा रहा। ओशनिक वाटर मूव स्लो भी करता है, ग्रेजुअल मूव भी करता है, बट ओशन करंट्स कुड बी फास्ट ऑल्सो, नॉट स्लो। ठीक है, तो यहां पहला एलिमिनेट करते 2, 3 and 4 बिकम द राइट आंसर हियर। लेट्स जंप टू द आंसर। हाँ जी, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, पहला गलत हो गया बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ओशन करंट इज शोन इन द गिवन मैप। भाई देखो ये अपना अफ्रीका है, अफ्रीका के इस तरफ जो चलता है दैट इज कॉल्ड अगुलास, और यहां से जो साउथ से ऐसे आता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज बेंगुएला। ठीक है जी, और बेंगुएला जो है, अब बेसिकली बेंगुएला हो गया, और यहां है गिनिया। तो यहां चलता है वैसे लोकल जो यहाँ पे वाटर मूव होता है ड्यू टू दी रिलीफ और स्ट्रक्चर ऑफ अफ्रीका, तो यहाँ पे गिनिया होता है। तो बेंगुएला एंड गिनिया विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा जी, कुछ लाइनें मैच करानी है। इकोलाइन बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है। पायोक्लाइन सी वाटर डेंसिटी, बिल्कुल सही बात है। थर्मोक्लाइन एयर टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। हेलोक्लाइन सी वाटर टेम्परेचर, नहीं जी, जो हेलोक्लाइन होता है ना ये सैलिनिटी को फिगर आउट कराता है बेटा। ठीक है जी, और फिर सी वाटर टेम्परेचर को दिखाने के लिए एक पर्टिकुलर लाइन है, देखो थर्मोक्लाइन। जो सी है, सी के टेम्परेचर को इंडिकेट करता है थर्मोक्लाइन। आगे देखते हैं, पैसिफिक, आर्कटिक, इंडियन, अटलांटिक ट्रेंचेस की बात बोली है उसने। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए भाई देखो, अब डायरेक्टली आंसर यहां मेंशन कर दिया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बिट कंफ्यूजन होते हैं, इनको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। इसका सही आंसर यह है कि भाई पहले का है तीसरा, पैसिफिक है मरियाना ट्रेंच में, उससे आप बेसिकली दो ऑप्शंस को तो एलिमिनेट करोगे, क्योंकि ये तो बच्चों को पता है कि मैरियाना ट्रेंच, चैलेंजर डीप इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन, तो पहला एलिमिनेट हो जाता है। अब रही बात दूसरे की, अब मॉली डीप किसी को पता है तो ठीक है। पोर्टो रिको
जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी आइडिया है पोर्तो रिको के बारे में, तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि जो पोर्तो रिको है ये वाला, ये थोड़ा स्पेनिश टाइप का वर्ड लग रहा है। दिमाग लगाने को बैठेंगे बैठ जाएंगे तो कुछ हो सकता है पॉसिबल कि इसका संबंध हम अटलांटिक से कर सकते हैं, क्योंकि वही पूरा स्पेनिश बेल्ट है। लेकिन अगर ये भी नहीं पता तो सुंदरा ट्रेंच तो पता है कि ये तो इंडियन ओशन में है, ये बहुत बेसिक चीज है। अब अगर 3 एंड 2 को आपने एलिमिनेट कर दिया, 3 एंड 1 को, सो देयर इज ओनली सिंगल ऑप्शन। अच्छा दोनों ही चल रहे हैं तो ये दो तो करेक्ट हो गए भाई। अब अटलांटिक का पोर्टो रिको हो जाएगा और आर्कटिक तो मोली डीप हो जाएगा। इस हिसाब से आप आंसर को कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये देखिए यहाँ पर्टिकुलर इमेजेस है, इनको आप याद कर लीजिएगा। कुरेल ट्रेंच, जापानीज ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं। पोर्तो रिको ट्रेंच, पेरू चिली ट्रेंच, कुरेल कमचटका ट्रेंच, जापानीज ट्रेंच, मरियाना, फिलीपींस, टोंगा। ठीक है, और उसके बाद इधर कुछ इनके नाम, टोंगा, फिलीपीन, जो उनके डीपेस्ट पॉइंट है वो भी यहाँ मेंशन कर रखे हैं। यू गाइस कैन फॉलो इट अप। अब यहाँ 4-5 क्वेश्चन एक साथ, क्योंकि जो सर्टेन क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ वो जनरली करंट से देखने को मिले मुझे। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट डज नॉट बिलोंग टू इंडियन ओशन। तो इंडियन में अगुलास से मोजेम्बिक है, साउथ है, बेंगोला इज इन अटलांटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट ऑफ द साउथ अटलांटिक। तो कैनरी कोल्ड है, बेंगोला कोल्ड, अगुलास इज इन अफ्रीका। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोल्ड करंट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन। अच्छा उसने साउथ अटलांटिक का पूछा है, तो बेसिकली ब्राजीलियन करंट जो है ये भी है, कैनरी भी है, बेंगोला भी है, अगुलास इज बेसिकली इन अफ्रीका, इंडियन ओशन के अंदर। उसके बाद द हाईएस्ट सैलिनिटी फाउंड, सबसे सलाइन जो दुनिया में लेक है वो लेक वॉन है। दूसरे नंबर पे डेड सी, तीसरे पे ये आएगा, चौथे पे आपका ये आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द ओशनिक फ्लोर। ओशन फ्लोर में सबसे ज्यादा एक्सटेंशन में जो फैला हुआ है वो है डीप सी प्लेन्स। आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेनी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन चेन एग्जिस्ट बीनीथ द सी। बिल्कुल सही बात है। सम माउंटेन चेन आर रिवील्ड एज आइलैंड आर्क्स। बिल्कुल सही बात है। द मिड ओशनिक रिजेस कैन फॉर्म द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन। ये भी बिल्कुल सही बात है। द मिड अटलांटिक रिज राइज 33 मीटर अबव द सी फ्लोर ऑफ अटलांटिक ओशन। अब उसने एक ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया है, इसमें जब तक आप आंसर के बहुत करीब नहीं होंगे तब तक आंसर को करने में दिक्कत होगी आपको। तो जो स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन थे वो तो बिल्कुल सही ऑप्शन है आपके। द मिड अटलांटिक रिज इज मैसिव फीचर दैट राइज सिग्निफिकेंटली हायर देन 33 मीटर इन मेनी प्लेसेस। It rises 2000 to 3000 meter above the surrounding ocean floor. In some instance, it even break the surface and make the Iceland countries particular देखने को मिल रहा है हमें। क्वेश्चन में क्या बोला है? The mid oceanic ridges rises 33 meter above the sea floor of Atlantic Ocean. चौथा स्टेटमेंट भी गलत हो गया कैसे? अच्छा, हाइयर देन बेटा, ठीक है, तो सिर्फ 33 मीटर नहीं है, दे आर हाइयर देन 33 मीटर्स। आगे, सी सैलिनिटी पे क्वेश्चन है। द ओशन सैलिनिटी डिपेंड्स ऑन इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। जितना ज्यादा बारिश होगी, जितना ज्यादा भाप बन के उड़ जाएगा, वो डिसाइड करें कि पानी में कितनी सैलिनिटी होने वाली है। एनी चेंज इन टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फ्लुएंसेस सैलिनिटी। बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर बढ़ने से सी सॉल्ट में फर्क पड़ेगा। मेजर सोर्स ऑफ सी सैलिनिटी इज टेरेस्ट्रियल डिस्चार्ज बाय द रिवर। अब जो ये मेजर सोर्स ऑफ सी सैलिनिटी है, पानी के खारे होने की सबसे बड़ी जो वजह है आपकी, वो कह रहा है सबसे बड़ी वजह आपकी जो नदियों से पानी आके डंप होता है। तो हाँ जी, ये भी एक प्राइमरी कॉजेज में से एक है जो पानी के अंदर नमक को बढ़ाता है। अब कह रहा है इवेपोरेशन होगा तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी, प्रेसिपिटेशन होगा तो सैलिनिटी घट जाएगी, रिवर फ्लो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे सैलिनिटी को, आइस फॉर्मेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और आइस मेल्टिंग क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये सारे पॉइंट याद रखना, कभी कभी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन को थ्रो करेगा आपके सामने, वेयर इट विल मेक यू कंफ्यूज बाय गिविंग दिस स्मॉल फैक्ट्स। ठीक, चलिए जी आगे बढ़ते हुए अगला पॉइंट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज नॉट करेक्ट। शेल्फ्स आर अब्सेंट क्लोज टू प्लेट बाउंड्रीज। जब ऐसे एक्सट्रीम वर्ड यूज करता है ना एग्जामिनर, मैं मानता हूं जब भी कोई कहीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसी भी पर्टिकुलर माउंटेन के पैरेलल मूव करती है तो बहुत नैरो हो जाती है, बट अब्सेंट नहीं होती। ठीक है,
सो दे आर हाईली सेडिमेंटेड, बिल्कुल सही बात है, बहुत सी रिवर्स आके उस पर अपना सेडिमेंट डिपॉजिट करती हैं। दे हैव अब्रप्ट फॉल टुवर्ड्स द कॉन्टिनेंटल स्लोप, दे आर रिच इन फिशिंग एरियाज। ये तो सही है। जिन बच्चों को कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं पता, आई मेक श्योर कि आप बेसिक ज्योग्राफी तो पढ़ लें, लेकिन फिर भी जब भी आप किसी बीच से समुद्र के अंदर एंट्री लेते हो तो सबसे पहले एक स्लोपी लैंड आता है बहुत देर तक, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। शेल्फ के बाद अचानक गहराई बढ़ती है, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज स्लोप। फिर राइज आते हैं एंड फिर आता है डीप सी प्लेन्स। तो पहले इधर राइज, यहाँ स्लोप, यहाँ शेल्फ और यहाँ कॉन्टिनेंट आता है आपका। तो वही कह रहा है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये अपसेंट होता है कहाँ पे, जहां प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। ऐसा नहीं है भाई, अगर ये डिपॉजिटेड लैंड है तो थोड़ी बहुत तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, तो ऑप्शन 1 तो सही नहीं हो सकता, एंड हेंस इट विल बी नॉट द राइट ऑप्शन। तो हमें क्या करना था, नॉट करेक्ट फाइंड करना, नॉट करेक्ट यही हो गया बेटा आपका। Which of the following do not influence the oceanic current? इनमें से ओशनिक करंट को कौन इन्फ्लुएंस नहीं करता? हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून, कोरियोलिस इफेक्ट। अब देखो बहुत लॉजिकली आपको सारे सही लग रहे होंगे। मैंने भी जब पहली बार देखा तो मैंने कहा भाई सारे ही सही होने चाहिए, बट यहां पे देखो दो चीजें हैं। हीटिंग बाय सोलर एनर्जी से टेम्परेचर चेंज होता है और पानी ठंडा और गर्म होता है, और ठंडा और पानी गर्म की खास बात होती है, जो वार्मर वाटर होता है वो ऊपर उठता है, ठंडा नीचे सबसाइड करने की कोशिश करता है। और इस अनइक्वल मूवमेंट से आप क्या देखते हो, एक फोर्स बनता है जिससे क्या होता है, नॉर्मली आपका पानी मूव करता है। दूसरा, हाई टेम्परेचर करोगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन हो जाएगा, यहाँ पानी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको फिल करने के लिए हाई प्रेशर से या हाई लेवल ऑफ वाटर पहुंचेगा लो लेवल तक। तो ये तो फैक्ट हो गया। विंड तो बेसिक प्राइमरी कॉज है, कोरियोलिस इफेक्ट उनको डिफ्लेक्शन का काम कराती हैं, बट जो मून एंड ग्रेविटेशनल पुल है ये करंट्स बिल्ड नहीं करते, ये टाइड बिल्ड करते हैं। ये कभी करंट्स नहीं मूव करेंगे कि जहां समुद्र जहां जा रहा चांद वहां वहां पानी का करंट पहुंच रहा है, नहीं, वहां टाइड्स पहुंचती हैं ना कि करंट पहुंचता है। उसके बाद आइसोहलाइंस आर द लाइन ज्वाइनिंग विद दी, आइसोहलाइंस लाइन ज्वाइनिंग विद द इक्वल सैलिनिटी इन द सी। Which of the following is not correct about the Sargasso Sea? It is featured by the anti-cyclonic circulation of oceanic current. ठीक है जी, anti-cyclonic, okay. It record the highest salinity in the Atlantic Ocean. बिल्कुल सही बात है। It located west of the Gulf Stream. ये है हमारी पर्टिकुलर गल्फ स्ट्रीम। कह रहा है गल्फ स्ट्रीम के ये वेस्ट में लोकेट करती है, नहीं जी, सरगासो सी तो इधर है ईस्ट में। ये मामला यहां गलत हो गया जी। आओ गल्फ स्ट्रीम को देख लो, ठीक है जी। तो बेसिकली जो गल्फ स्ट्रीम होती है, अच्छा इसमें आपके ओशनिक करंट्स का इमेज नहीं दिखाया मैंने, आपको एक बार ओशनिक करंट्स का इमेज दोबारा दिखा देता हूँ। अभी तो देखा था कुछ देर पहले हमने, ये देखिए, ये है बच्चा आपका गल्फ स्ट्रीम, ये रही, ठीक है। सरगासो सी यहाँ पे है, वो ऑप्शन में कह रहा है वेस्ट ऑफ सरगासो सी, एक्चुअल में ईस्ट में है। फिर वो कह रहा है कि ईस्ट ऑफ कैनरी करंट, ये कैनरी है, तो कैनरी के भी किधर है, वो वेस्ट में है, कैनरी के वेस्ट में और सरगासो के ईस्ट में है। और उसने ऑप्शन, एग्जामिनर ने ऑप्शंस को बस क्या कर दिया है, घुमा दिया है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। देखो जरा, वेस्ट ऑफ दी गल्फ स्ट्रीम गलत हो गया जी, एंड ईस्ट ऑफ कैनरी ये भी गलत हो गया। यहां वेस्ट होना चाहिए था, यहां ईस्ट होना चाहिए था। अब ये खत्म हो गया तो हमें एक ही नॉट फाइंड करना था, बाकी सारे आपके एब्सोल्युटली सही बन जाते हैं, ठीक है। बाकी यहां दे रखा उसको देख, अच्छा कुछ यहाँ पे मैंने एडिशनल फैक्ट ऐड किए हैं आपके एग्जाम के लिए, देख ले, पढ़ लेते हैं। देखो बेटा, कह रहा है कि 2 से 3 पॉइंट यहाँ प्लीज याद करना, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं आपके। द जर्नल मूवमेंट ऑफ करंट इन नदर्न हेमिस्फीयर इज क्लॉकवाइज। नदर्न हेमिस्फीयर में जो समुद्र के पानी का मोमेंटम है ये क्लॉकवाइज है, पक्की बात याद रखना, ये क्लॉकवाइज है। एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट इज एंटी क्लॉकवाइज, इसे भी याद रखेंगे। ऑन द अदर हैंड ओशनिक करंट्स आर पावरफुल मोर देन 5 नॉट्स एट द सरफेस। जब सरफेस का जो ओशनिक करंट होता है वो बहुत तेज होता है, जो कि 5 नॉट के बराबर है। डेप्थनेस बढ़ने के साथ साथ उनकी स्पीड कम होती जाती है, जितनी ज्यादा गहराई में जाओगे उतनी ज्यादा उसके करंट की मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द वार्म करंट्स मूव टुवर्ड्स द कोल्ड सी एंड द कोल्ड करंट मूव टुवर्ड्स द वार्म सी।
ये फैक्ट भी याद रखना, जो वार्म करंट्स होते हैं वो कोल्ड सी की तरफ मूव करते हैं, जो कोल्ड करंट होते हैं वो वार्म सी की तरफ मूव करते हैं। कोई क्वेश्चन आज तक बना नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन बन सकता है। द रेट ऑफ डिक्रीज of the temperature with the increasing latitude is generally 0.5 पर लैटिट्यूड। कह रहा है कि जब आप लैटिट्यूड चेंज करोगे, कहने का मतलब ये है, ये लैटिट्यूड 0, 1, फिर 2, ऐसे करते करते 90 ऊपर तक। वो कह रहा है जब 0 से 1 जाओगे, एक लैटिट्यूड के चेंज में आपके ओशन के टेम्परेचर में 0.5 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी या बढ़ोतरी हो जाएगी। तो कह रहे हैं द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड लैटिट्यूड इज जनरली 0.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, हर एक डिग्री पे आप 0.5 डिग्री का टेम्परेचर लेस करते हुए चलोगे। इसका मतलब अगर आपने 2 डिग्री बढ़ लिए पानी के अंदर, तो इसका मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर जो हो आपका कम हो जाएगा। ठीक, इसी हिसाब से एवरेज टेम्परेचर 20 नॉर्थ एंड 20 साउथ में होता है 22, 40 नॉर्थ एंड 40 साउथ में होता है 14। ठीक है जी, उसके बाद 60 नॉर्थ एंड साउथ में होता है 10, और पोल्स पे तो 0 ही होता है। यहां पे कुछ रिलेशनशिप है बिटवीन दी डेंसिटी, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। कह रहा है टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर इनवर्स, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है। सैलिनिटी एंड डेंसिटी आर प्रोपोर्शनल, सैलिनिटी इंक्रीज डेंसिटी इंक्रीज। सैलिनिटी बढ़ने से डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है जी, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डू नॉट इफेक्ट ईच अदर, टेम्परेचर चेंज, सैलिनिटी रिमेन द सेम। तो ये प्लीज इन 3 फैक्ट्स को उठा के याद रखना, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। पहला फैक्ट ये बना लो, टेम्परेचर और डेंसिटी में इनवर्स रिलेशन है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सैलिनिटी और डेंसिटी में प्रोपोर्शनल रिलेशन है, अगर आप सैलिनिटी बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वहीं टेम्परेचर और सैलिनिटी का कोई खास इफेक्ट नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो सैलिनिटी होती है वो रिमेन क्या रहती है, कांस्टेंट। ठीक है भाई, ये जो पर्टिकुलर बातें हैं भाई, ये आपको याद रखना है। एज आई हैव एक्सपीरियंस द मोस्ट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। जो एल नीनो ला नीना है वो तो क्लाइमेट का हिस्सा है थोड़ा सा, क्योंकि एटमोस्फेरिक क्लाइमेटिक वो है। मैं आपसे ऑनेस्टली कह रहा हूं, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग फिगर्स एंड क्वेश्चंस मैं देखे ओशनोग्राफी पे पिछले लास्ट 30 सालों के अंदर, द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम टाइप ऑफ करंट्स, करंट के मूवमेंट्स पे, करंट के इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स पे। आई वांट ओनली वन थिंग यू गाइस डू, कि आप पीवाईक्यूज तो लगा ही लो, बट आप ढंग से ओशनिक करंट्स के हर एक डेटा को याद कर लेना, ओशनिक टेम्परेचर के वेरिएशन को याद कर लेना, ओशन के सैलिनिटी को पकड़ लेना एक बार थोड़े से देर के लिए। बस ये 3 फैक्ट अगर आपने याद कर लिए तो मतलब आप क्वेश्चन में ओशनोग्राफिक क्वेश्चंस आप इजीली पिक आउट करके सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। सो यस, दैट्स ऑल आई हैव टू शेयर फ्रॉम ओशनोग्राफी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे इंडियन फिजिकल एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। एंड आई विल ट्राई टू मेक 2 and 3 वीडियोस फॉर इंडियन ज्योग्राफी, एंड आई विल कंप्लीट दैट इंडियन ज्योग्राफी। फिर उसके बाद हम जंप करेंगे होपफुली ऑन द PYQs of polity in last 30 years। ठीक है जी, आज के लिए इतना, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।